हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्या कुर्रे और मैं हैप्पी हूँ और आशा करती हूँ, होप करती हूँ कि आप भी हैप्पी होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो सुनकर बिल्कुल जाना नहीं है कि अधिगम एक छोटा सा टॉपिक है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो बनना अनिवार्य होता है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। जैसे कि हमेशा मेरा ये टॉपिक मतलब जब भी मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ तो कोई ना कोई मोटिवेशन कोड के साथ जो वो स्टार्ट करती हूँ। तो आज का मोटिवेशन कोड ये है कि हमें अभ्यास जो है वो निरंतर करना चाहिए और सफलता मिलना या नहीं मिलना वो समय पर छोड़ देना चाहिए। मिलेगा तो सफलता मिलेगा और नहीं मिलेगा तो अनुभव मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर अपन आगे आज की टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सारे पॉइंट्स जो है वो MCQ समझो। जैसे कि अधिगम से अगर 5 क्वेश्चन बने हुए हैं ना, तो अधिगम के पाँचों क्वेश्चन को निकाल कर यहाँ पे की पॉइंट या लिस्टेड कर दिया गया है, जिसको आप एक लाइन में देख के अगर अधिगम से संबंधित यहाँ पे अगर एक भी लाइन ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे अगर मिलता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं की पॉइंट के रूप में। मतलब वही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 5 MCQ बन रहा है, ऐसा आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो अधिगम क्या है, कैसी प्रक्रिया है अधिगम? तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है, ये जो है ना परिवर्तनशील है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है, तो परिवर्तनशील है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। सतत प्रक्रिया है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो जैसे कि मैं बता रही थी यहाँ पे कि ये जो पांचों टॉपिक है वो 5 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो मैं आपका जो 5 लाइन पढ़ने में या 10 लाइन पढ़ने में जो टाइम जाएगा ना वो नहीं जाएगा अगर आप इसको शॉर्ट में थोड़ा सा भी देख लेते हैं तो, ठीक है। तो अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है, तो ये परिवर्तनशील प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है, विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। आजीवन हम अधिगम या सीखने का अगर एक लाइन में मतलब सीखे तो हर वो चीज़ जो हम सीखते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं, हाथ में पेन पकड़ना सीखते हैं, खाना खाना सीखते हैं, हर एक चीज़ जो सीखते हैं, ड्राइविंग करना सीखते हैं, वो हर एक चीज़ जो है वो क्या है, अधिगम कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो वो सीखना जो है कभी बंद होता है क्या? नहीं होता है। तो वो कैसी प्रक्रिया है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण है। हम कुछ भी चीज़ बिना उद्देश्य का सीखते हैं क्या? कुछ भी चीज़ बिना उद्देश्य का नहीं सीखते। हम हर चीज़ को क्या है, उद्देश्य के लिए सीखते हैं, है ना। तो वही बताया गया है ना। आप इसको मेरी पूरी जो भाषण है ना उसको ना सुन के अगर आप इसको एक लाइन मतलब इसको देख भी लेते हो ना तो आप सीधा अधिगम क्या है, परिवर्तनशील है, सतत प्रक्रिया है, सक्रिय है, विवेकपूर्ण है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण है, पढ़िए और सीधा आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद आगे अपन देखते हैं क्या है। आगे दूसरा पेज में है अधिगम का स्वरूप। तो अधिगम का स्वरूप कैसा है? तो अधिगम का स्वरूप ये है कि ये जो है मानसिक क्षमता का विकास करता है, मानसिक क्षमता का विकास करता है। दैट मीन्स कि हमारी जो मतलब जो भी जिस चीज़ के प्रति भी हमारी कैपेबिलिटी होती है, समझने की जो क्षमता होती है, अधिगम से सीखने से अगर मैं मतलब छत्तीसगढ़ी में अगर बताऊँ तो एक जो छोटी बच्ची है 10-12 साल की है, अगर उसको चावल अगर निमारेल बोले जाए, है ना, तो वो धान को कैसे निकालेगी, वो अपने हिसाब से निकालेगी। लेकिन वहीं पे अगर हमारी मम्मी उसी काम को करेगी तो अच्छे से करेगी। तो सीखने का मतलब वही है, सीखना मतलब एक अभ्यास है, ठीक है, जिससे हमारा हर चीज़ जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप्ड होता है ना। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, सिर्फ हमारे बिलासपुर में, हमारे रायपुर में या क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में या सिर्फ भारत में सीखा नहीं जाता है। ये पूरे विश्व में पूरे मतलब जहाँ भी जीव है ना, वो कुछ ना कुछ सीखने की प्रक्रिया है। इसीलिए इसको सार्वभौमिक बोला जाता है कि हर जगह ये चलने वाली प्रक्रिया है। सक्रिय वातावरण की उपज है ना। आप निष्क्रिय होकर किसी चीज़ को सीख सकते हैं क्या? या सीखेंगे भी तो उसमें आप मेच्योर नहीं हो पाएंगे। तो ये सक्रिय होकर सीखने वाली प्रक्रिया है। समस्या का समाधान करता है, ठीक है, और तत्काल पुष्टि देता है, कोई ना कोई परिणाम देता है। सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे तो तुरंत रिजल्ट मिलेगा, देर से मिलेगा जैसे भी, लेकिन पुष्टि देती है, रिजल्ट मिलता है इसका, है ना। सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास दैट मीन्स ये है कि अगर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ तो उससे मेरी मतलब कि कई सारी एक साथ कौशल जो है वो क्या होती है, विकसित होती है। तो सर्वांगीण ये वो इसलिए बोला जाता है सीखने को क्योंकि इसमें एक चीज़ के साथ कई चीज़ें आपस में जुड़ी होती है, इसलिए इसको सर्वांगीण बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अधिगम का स्वरूप जो है वो 6 टॉपिक यहाँ पे जो है मैं लिखी हूँ, 1 2 3 4 5 6, और 6 जो है वो MCQ क्वेश्चन के रूप में इंडिविजुअल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। आगे है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। डेफिनेटली हर अभी तक एक भी ऐसा पेपर नहीं बना है जहाँ पर से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हो। मतलब जितने साल भी, 20 साल भी, अगर 25 साल, जितने साल भी पेपर हुए होंगे ना, यहाँ से हर बार डेफिनेटली जो है क्वेश्चन बने हुए हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन कौन से हैं। तो ये तो उसका फेवरेट है ना कि अनुवांशिकता और वातावरण जो है वो ये दोनों एक साथ कई बार पूछा गया है, कई बार ना। अनुवांशिकता प्रभावित करता है, वातावरण प्रभावित करता है,
बुद्धि प्रभावित करती है, हमारी रुचि कितनी है सीखने के लिए वो प्रभावित करती है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, हम कितने अभिप्रेरित हैं अपने काम को करने के लिए, मोटिवेट हैं क्या, हम 4 बजे रात को 5 बजे उठ के एकदम तैयार हो जाते हैं 6 बजे जाके पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी जाने के लिए या रूम में बैठ के पढ़ने के लिए, कितने प्रेरित हैं। ये भोजन क्या हम अच्छे से खाए पिए हैं, थके हुए तो नहीं हैं, क्या हम अभ्यास कर रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें पढ़े हुए हैं उसको दोबारा पढ़ रहे हैं कि नहीं, या कुछ या जो चीज़ें सीखी हैं, जैसे मैं अब कार चलाना सीखी हूँ, है ना। अब कार चलाने के बाद मैं 3 साल तक नहीं करूँगी, मैं नहीं चलाऊँगी, ड्राइविंग नहीं करूँगी, तो फिर दोबारा फिर कार चला पाऊँगी क्या, नहीं चला पाऊँगी। अगर मैं बैला को धोई हूँ तालाब में, कब, जब मैं 12 साल की थी, है ना। अब मैं मेरे को 24 साल की हो गई हूँ और 12 साल में उस काम को नहीं की हूँ, तो दोबारा कर पाऊँगी क्या, नहीं। तो अभ्यास ज़रूरी है, संप्रेषण, बातचीत करके इस चीज़ को कंटिन्यू अच्छे से किया जाता है, स्मृति याद करके कि पहले मैंने कैसे किया था और अभी मैं उसको कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। जीवन का उद्देश्य और इच्छा शक्ति, ये सारी चीज़ें जो एवरी जो पॉइंट है ना, वो एकदम की पॉइंट है, होता है, फलाना है, ठिकाना है, इसको छोड़ दो, की पॉइंट पकड़ो, टाइम बचाओ और सीधा पेपर में जाके अपना इसका तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद है अधिगम की विधियाँ। तो अधिगम की कौन कौन सी विधियाँ हैं उसको देखते हैं, अधिगम की क्या क्या विधियाँ हैं। तो अधिगम की विधियाँ हैं करके सीखना, करके सीखना मतलब प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल करना है किसी चीज़ को। जैसे कि हम 10वीं 12वीं पढ़ते हैं तो हमको प्रकाश संश्लेषण का प्रैक्टिकल करके सिखाया जाता है ना। अगर कुछ भी चीज़ ज़िंदगी का हम छोटा से छोटा स्टेप ले ले, अगर कोई हमको मौखिक रूप से बता देगा ना कि मतलब हम देख छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ का पेपर है, छत्तीसगढ़ी एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, ठीक है। अगर कोई हमको ये बोल दे कि तैरना सीखना है, तैरना है तालाब में, ठीक है, कोई मौखिक रूप से बता देगा ना, तो उस चीज़ को हम नहीं सीखेंगे। जब तक हम तैरेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो अधिगम वही कहता है कि आप करोगे तब सीखोगे, करके सीखना, परीक्षण से सीखना। परीक्षण मतलब उसको टेस्ट करेंगे। जब साइंस में कुछ भी चीज़ होता है ना, HCl को उसमें डाला जाता है, हाइड्रोजन को HCl में डाला जाता है तो क्या बनता है क्षार बनता है कि अम्ल बनता है। परीक्षण करते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। निरीक्षण करना मतलब कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो मैं CO बन गई, आप टीचर बन गए और आपके बड़े अधिकारी आएंगे, वो देखेंगे कि आप कर रहे हैं उस काम को कि नहीं, ठीक है। तो कोई आके हमारा निरीक्षण करता है ना, उससे भी हमारा अधिगम वो भी हमारी अधिगम की क्या है, विधि है। सामूहिक विधि समूह में भी सीखा जाता है, मिश्रित भी सीखा जाता है। इतनी सारी अधिगम की विधियाँ हैं, इनमें से कौन सी नहीं है या इनमें से कौन कौन सी है, ये दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे ये टाइपिंग करने का थोड़ा सा समय नहीं था, पर हैंड राइटिंग देख के यहाँ से जाना मत, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है ना एक लाइन में और डायग्राम के माध्यम से आपको दिख जाएगा ना तुरंत 1 सेकंड में। तो अधिगम का पठार क्या है, तो एक लाइन में समझो ना अधिगम का पठार क्या है। सीधा देखो, ये डायग्राम देखो और एक लाइन में बोलूँगी उसको देखो। सीखना जब स्थिर हो जाए मतलब कुछ सीख रहे हैं, अब वो स्थिर हो गया, अब उसको सीख लिए पूरा, अब वो मतलब उसमें एकदम स्थिरता आ गई ना। इसका एक बेसिक एग्जांपल अगर बताया जाए तो हम बात करते हैं, बात करना, अब बात करते हैं तो बात करना इतना सीख चुके हैं कि अब उसको कोई और हमको सिखाएगा ना कि ऐसे बात करते हैं ऐसे, तो हमको वो बेकार लगेगा, तो स्थिर हो जाएगा। तो जो चीज़ स्थिर हो जाती है उसको अधिगम का पठार कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे नंबर 2 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे, पेंसिल से मैं बताती हूँ। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना ये डायग्राम में, तो जो 2 लिखा है वो यही दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हूँ मैं, ऐसे करी हूँ और ऐसे, तो यहाँ पे ये वाली जो जगह है ये वाली, वो ये बताती है कि जो आदमी है वो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ गया था और यहाँ पे वो सीख चुका है उस चीज़ को, ठीक है। तो अधिगम का पठार करके अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो उसका मतलब ये है कि जहाँ पे जो क्रिया जो है वो स्थायी हो गई है, वो स्थिर हो गई है, वो अधिगम का क्या कहलाता है, पठार कहलाता है, ठीक है। आप चाहे तो अधिगम के कारण और ये जो निराकरण है उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मिश्रित या एस आकार का अधिगम किसको कहेंगे, तो किसको कहेंगे मिश्रित, तो जिसमें गति भी हो, मतलब जिसमें ये मैं डायग्राम बना के अगर बताऊं तो मिश्रित अधिगम किसे कहेंगे। तो देखो, अब शुरू में थोड़ा सीखते हैं, फिर ज़्यादा सीखते हैं, फिर थोड़ा सीखते हैं, फिर ज़्यादा सीखते हैं। ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। जैसे कि हमारे लिए इंग्लिश है, सीखते हैं तो अच्छे से जान जाते हैं और नहीं सीखते हैं तो फिर तहस नहस हो जाता है, तो उसी को ही क्या कहेंगे, मिश्रित कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं उन्नोत्तर अधिगम वक्र या ह्रास निष्पादन वक्र, ठीक है। एक लाइन की पॉइंट को पकड़ना है ना, की मतलब सार है ना, सार। पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं लेकिन
100% में 0.001% ही लोग ऐसे हैं जो जॉब लेते हैं और हमको स्पेशल बनना है, पूरा बुक निकाल के ऐसे चाटते नहीं बैठ रहे ना, मतलब अपने को ना वो करना है जो कोई नहीं करते हैं, ठीक है। तो की पॉइंट क्या है, उन्नोत्तर अधिगम वक्र या ह्रास निष्पादन किसको कहते हैं? तो एक लाइन में ये बोल सकते हैं हम इसमें कि सीखना प्रारंभ में तीव्र होता है और बाद में धीमा हो जाता है, इसी को ही क्या कहते हैं? उन्नोत्तर कहते हैं। एक लाइन में, ठीक है। सीखना स्टार्टिंग में क्या होता है, शुरू में एकदम आप तेज़ी से सीखेंगे, उसके बाद धीमा हो जाएगा, इसी को ही कहते हैं, ठीक है। ये है, कोई बड़ा करते नहीं रहना है इसको, ठीक है। नतोत्तर जस्ट उसका क्या है, उल्टा है। शुरू में हम क्या करते हैं, शुरू में हम धीमा सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद वो चीज़ें क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे अपन देखते हैं क्या है, आगे है मिश्रित वक्र, ये हो चुका है, जैसे मैं आगे बताई थी क्या होता है, मिश्रित वक्र करके बताई थी, एक बार और छोटा जल्दी बता देती हूँ। ये स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो है, मान लो थोड़ा फास्ट हो गया, फिर स्लो हो गया, फिर थोड़ा फास्ट हो गया, ऐसे ये मिश्रित रूप से चलता है ना। शुरू में धीमा रहेगा, उसके बाद तीव्र ही बस नहीं रहता है, और तीव्र है उसके बाद धीमा होगा तो धीमा ही बस नहीं रहता है, तीव्र भी होता है, धीमा भी होता है, तीव्र भी होता है, धीमा है। जैसे हमारी बुद्धि है, कभी बहुत अच्छे से काम करती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी बहुत अच्छे से, तो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं ना, हमेशा। क्या है, नहीं दिख रहा होगा, ये ऐसे हो सकता है, सॉरी ये टाइपिंग नहीं हो पाया है, पर आपको मैं बता रही हूँ, आप यहाँ से कोड कर सकते हैं और शॉर्टकट में ना 2-3 शब्द में आप अपनी कॉपी में नोट्स बना के इसको लिख सकते हैं। मिश्रित शिक्षक को अधिगम उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? जो हमारे स्कूल में टीचर हैं हमारे, है ना, उनको अगर हमारे लिए इंटरेस्ट पैदा करना है ना, इंटरेस्ट पैदा करना है अगर उनको, ठीक है, हमारे लिए, तो उनको क्या करना चाहिए? तो हमको क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट करना चाहिए, कैसे मोटिवेट करना चाहिए? देखो रे बाबू रे, पढ़ो लिखो ना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होते हैं। APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताकर, है ना, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, मतलब किसी भी अटल बिहारी, किसी पॉलिटिशियन या कोई नोबल ऐसी चीज़, ऐसे अच्छी चीज़ें बता के उनको मोटिवेट करके रखना है ना। चाहे उनको उनके गरीबी का वास्ता देके या किसी भी चीज़ के बारे में उनको बता के जो है अपन क्या कर सकते हैं, उनको जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक टीचर को हमेशा स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। लक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए उसके सामने में, ये नहीं कि 5 मिनट के बाद वो हीरो बनूंगा बोलते हैं, 5 मिनट के बाद शक्तिमान बनूंगा बोलते हैं, 5 मिनट के बाद कुछ और, ऐसा नहीं। एक ग्रेट लक्ष्य होना चाहिए और उसके लिए वो काम करना चाहिए, ठीक है। बालक को अनुक्रिया करनी चाहिए, क्रिया करने के लिए उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए मतलब ये नहीं है कि जाओ तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी सीख लो। मतलब अगर हम उसको ये दिए हैं, क्या दिए हैं कि तुमको आज ये वाली लाइन जो है वो पढ़ना है या आपको आज ये वाला काम करना है, तो उसको करके देखने देना चाहिए, चाहे उसमें गलती हो, चाहे उसको उसमें मतलब वो दिशा युक्त होनी चाहिए ना, दिशाहीन नहीं होनी चाहिए वो काम। तो उसको जो काम दिया गया है उसमें उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो त्रुटि करके या जैसे भी हो, पर वो चीज़ों को क्या करे, सीखे, ठीक है। उसके बाद सभी अनुक्रिया का चयन करने में उनको क्या करना चाहिए? टीचर को मार्गदर्शन देना चाहिए। पुनर्बलन का मतलब ही होता है मोटिवेट करना या उसको बताना कि वो क्या करे, कैसे अच्छे से कर सकता है, ठीक है। की पॉइंट है, एकदम बेस्ट है ना। आप इसमें से मतलब मेरे को मुझे ये लगता है कि ना हम पूरा सार पूरा लिखेंगे ना, तो उसको देख के हमको खुद डर लगता है कि कैसे रिवीजन कर पाऊंगी इतनी सारी चीज़ें। और एक की पॉइंट, अगर एक लाइन को, एक शब्द को लिख दोगे ना, वही चीज़ें हमारे सामने से गुजरेगी ना, हमको भी वो चीज़ें मतलब अच्छी लगेगी और जल्दी से रिवीजन भी हो पाएगी, है ना। हर बार ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जहाँ से यहाँ मतलब यहाँ पर से क्वेश्चन नहीं आया होगा कि मतलब ये अधिगम की कितनी विधि होती है, तो 2 विधि होती है, उसमें से ये है अधिगम का संज्ञानात्मक, है ना। तो इसमें ये दिया रहेगा एक तरफ, क्या दिया रहेगा कि क्या सिद्धांत है और किसने दिया है, वैज्ञानिक का नाम दिया है इस साइड में, ठीक है, जो भी CDP के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनका, और उन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो इस साइड में लिखा हुआ है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा, ठीक है। तो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? तो बोहलर ने दिया है, कुफ्फा ने दिया है और वर्दीमर ने दिया है। 3 वैज्ञानिकों ने मिल कर दिया है। रट लो भाई, इसको रट लो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पूरे CDP में, यहाँ से क्वेश्चन देखने को। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बच्चे को पता है, जिन प्याजे ने दिया है। अधिगम सोपानिक्सी का जो सिद्धांत है किसने दिया है? रॉबर्ट मिल्स गेने ने दिया है। अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? तो कूट लेविम ने दिया है। सामाजिक अधिगम का अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। अव्यक्त अधिगम का किसने दिया है? टॉलमेन ने दिया है ना। इसमें कुछ ट्रिक आप लगा सकते हैं, है ना। मैं भी कई चीज़ें ऐसे लगा के ही याद करती हूँ, या आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है, पर पढ़ना ज़रूरी है इसको, ठीक है।
आगे ये सेकंड वाला बता रही थी ना, 2 प्रकार का होता है अधिगम, तो ये एक ऊपर का पढ़ लिया और ये नीचे का है। इसमें भी प्रयत्न व मूल का सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने। हज़ार ज़्यादा हो गया क्या? अतिशयोक्ति हो गया। मतलब 10, 20, 50 बार प्रश्न बने हैं, प्रयत्न व मूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो थार्नडाइक ने दिया है। प्रतिस्थापन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो एडविन गुथ्री ने दिया है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? क्लार्क लियोपोल्ड ने दिया है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का BF स्किनर ने। ये भी क्वेश्चन 10, 20, 50 बार ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? EP पॉलबॉल ने। और इन्होंने किस पर किया है ये भी आप एक बार पढ़े। ये मतलब ऐसा चीज़ है ना, आप पढ़ो भाई, एक बार समझो तो वीडियो की क्वालिटी को ना एक बार समझो आप बस, ठीक है। उसके बाद है अधिगम के प्रकार। तो ये जो अधिगम के ऊपर में जो देखे ना 2 प्रकार जो अलग से मैंने लिखी थी, है ना, तो वो वैज्ञानिकों के अनुसार था, ठीक है। अब उसमें आता क्या है उसके हिसाब से ये 3 होता है, गामक अधिगम, प्रतिबोधात्मक और संकल्पनात्मक। तो इसकी स्टेजेस लिखी हुई हूँ। गामक अधिगम में क्या आएगा? शारीरिक अधिगम आएगा, सस अवस्था में जो अधिगम करते हैं, बालक जो अनुकरण करते हैं। अब ये पूछ दिया कि बालक अनुकरण करते हैं वो कौन सी अवस्था में होती है? तो गामक अवस्था में होती है। शारीरिक विकास तीव्र कब होता है? कई बार प्रश्न बने हैं ना, कई बार। ऐसा नोट्स आप लोग ना, मतलब अब मैं क्या बताऊँ, नोट्स अवेलेबल मैं इतने अच्छे फॉर्मेट में कराती ना कि मैं मतलब बताऊं क्या, पर अभी थोड़े से प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा की पॉइंट आपको कोई निकाल के दे दे तो मैं क्या बताऊं, पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई की पॉइंट आपको निकाल के नहीं देगा। वो लिखेगा 10 शब्दों में फलाना ऐसा है, ये होता है, पर ऐसा कोई की पॉइंट निकाल के नहीं देगा, ठीक है। तो गामक अधिगम, ये जितनी भी लाइनें लिखी हूँ, गामक अधिगम में सहसावस्था में जो है वो गामक अवस्था को काउंट किया जाता है। शारीरिक अधिगम होता है और शारीरिक विकास तीव्र होता है। ये क्वेश्चन तो हज़ारों बार पूछा गया है, ठीक है। अनुकरण करता है बच्चा इसी टाइम पे, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा है प्रतिबोधात्मक। यहाँ पे कौन कौन सी क्रिया होती है? तो शारीरिक विकास मंद हो जाता है। जैसे बच्चा ना शुरू में क्या करता है, पहले सप्ताह में ना थोड़ा एक धान जितना बढ़ता है, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, हमेशा बोला जाता है कि बच्चा 2 सप्ताह तक एक धान तक हमेशा बढ़ते जाता है और आगे वो 2 साल तक ऐसे ही बढ़ती रहता है, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही प्रतिबोधात्मक अवस्था में आता है वो ना, तो उसका विकास थोड़ा सा मंद हो जाता है। बाल्यावस्था इसी में आता है। प्रत्येक विषय वस्तु के बारे में जानना, बालक प्रयत्न करता है, भूल करता है, सीखता है, वो कौन सी अवस्था है? ये प्रश्न बना के पूछा जाएगा। तो प्रतिबोधात्मक। और प्रतिबोधात्मक अवस्था में कौन पाया जाता है? तो प्रत्येक विषय वस्तु के बारे में जानना, प्रयत्न करना, जानना, एकदम भूलना किसी चीज़ को, सीखना, ये सारी किस में आती है? इसमें आती है। और संकल्पना शब्द ही ना बड़ा है, तो बड़े ही अवस्था में देखा जाएगा। और एक लाइन में है किशोर अवस्था में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। तो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? हमेशा से यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहे हैं और आते रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, मतलब समावेशी शिक्षा क्यों बना है भाई? तो समावेशी शिक्षा बनने का उद्देश्य यही है कि हर कक्षा में कई प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई तीव्र दिमाग के बच्चे होंगे, ठीक है, कोई मंद दिमाग के बच्चे होंगे, कोई कैसा भी बच्चा होगा, और सबके हिसाब से हमको क्या करना है? प्लानिंग करना है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता और समावेशी शिक्षा का एक अपना अलग संबंध है, जिसको हमको अगर टीचर बनना है, हमको CGTET निकालना है तो समझना पड़ेगा। तो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से जो बच्चे भिन्न हैं, जैसे कि कोई मंद बुद्धि का है, कोई प्रखर बुद्धि का है ना, तो उसके लिए ये ज़रूरी है माता पिता के द्वारा सहयोग जो है वो अति आवश्यक है समावेशी शिक्षा में। जैसे कि कोई बच्चा नहीं देख पाता है, या कोई सुन नहीं पाता है, या थोड़ा सा कोई दिव्यांग है ना, तो उसको उसके मम्मी पापा की सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसको मम्मी पापा की सहयोग की ज़रूरत होनी चाहिए। ये भी एक सिद्धांत है। भेदभाव रहित शिक्षा। टीचर क्या करते हैं, जो डिसेबल बच्चे होते हैं ना, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके साथ कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं देखा जाता, क्योंकि टीचर जो है वो भगवान गुरु का रूप होता है, ठीक है। तो भेदभाव रहित उनके लिए शिक्षा का सिद्धांत है। विशिष्ट कार्यक्रम, भ्रमण कराया जाए, उनको दिखाया जाए सबको। सबका दिमाग एक जैसे नहीं रहता, सब पढ़ के नहीं सीख जाते हैं, कोई जाके देखने से, कोई सीखने से, कोई करने से। तो भ्रमण कराया जाए, दिखाया जाए, वातावरण नियंत्रण पूर्ण होनी चाहिए। ये समावेशी शिक्षा का क्या है? सिद्धांत है। तो इस तरीके से अधिगम के इतने सारे पॉइंट जो है वो हम सिर्फ कम समय में जो है वो कवर किए हैं, है ना। तो आप इसको पढ़िए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।